साथियों, जय भीम, जय बुद्धा। कैसे हैं सभी लोग? हम आशा करते हैं कि ठीक सही हो। साथियों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं 3 जुलाई है। 4 जून को एक नई सरकार का देश में गठन हुआ। आखिर चेहरा वही रहा, लेकिन इस बार जनता ने थोड़ा परिवर्तन किया है। जनता की आवाज जो सदन में कही जाती है, विपक्ष, उसको मजबूत बनाया है। मुद्दे तमाम होते हैं, सड़क पे लड़ने वाले तमाम सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन सदन में चंद लोग होते हैं। तो जरूरी ये होता है, कानून सदन से बनता है, कि सदन में हमारी लड़ाई जो लड़ी जा रही है, वो हमारे लोग कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और सड़क पर हम कितनी मजबूत लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन जब तक सदन में लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक वो लड़ाई आधी अधूरी होती है। इसी मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। वर्तमान में जो विपक्ष गया है, पब्लिक के जिन मुद्दों पर, मेरा मानना है कि जो पब्लिक अभी हम लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहे जिन मुद्दों को लेकर, वही मुद्दे इस बार राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों नेताओं ने, और तीसरा हमारा नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद, जो सड़कों पे तो बहुत लड़ते रहे, पहली बार सदन में पहुंचे। और पहली बार बड़ी बात है कि कल पहली बार माइक दिया गया, 6 मिनट बोले, लेकिन बहुत अच्छा और सटीक बोले, बहुजन की आवाज बनकर बोले। अखिलेश यादव जी ने भी बहुजन की आवाज बने हैं, और राहुल गांधी जी तो निरंतर आक्रमण कर ही रहे हैं। अखिलेश यादव जी जब खड़े हुए सदन में, तो उनके मांग थी सदन अध्यक्ष से, उनकी जो भाषण थे, उनके राष्ट्रपति अभिभाषण पर अखिलेश जी ने जो भी समय मिला उन्होंने बात की। उन्होंने सबसे पहली बात की है कि पिछले 10 साल बीजेपी को आईना दिखाया, मोदी जी को आईना दिखाया कि आपके 10 साल में सबसे बड़ा शिक्षा माफिया का जन्म हुआ। अब वो कौन शिक्षा माफिया है, आप समझे। दूसरा, उन्होंने सरकार से कहा कि पब्लिक की आशा का प्रतीक होना चाहिए सरकार, ना कि निराशा की प्रतीक। ये भी बड़ी बात है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था, तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए, लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वरना तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संभाल सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। बड़ी बात की है, जो हमारा भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जातिवार जनगणना। जातिगत जनगणना करा के, जब तक जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे, तब तक सामाजिक न्याय नहीं है। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में
अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में हैं। मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाएं, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तरीके से कहा कि मैं 80 की 80 सीटें जीत जाएं, लेकिन ईवीएम पर भरोसा नहीं जताया। उन्होंने कहा हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं। दूसरा, उन्होंने लेटरल एंट्री के थ्रू जो बैक डोर से डायरेक्ट लोग इनके जाते हैं अंदर, उसकी भी आवाज उठाई, उस पर भी आलोचना। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहां दोगुनी हो गई। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़ने पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बड़ी बात कही थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने एमएसपी का भरोसा दिलाया था, हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में लीगल गारंटी एमएसपी को मिलनी चाहिए थी, वो क्रॉप्स को नहीं मिली है। न केवल फसलों को मिले बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी एमएसपी देने का फैसला हो, जिससे कि हमारा किसान खुशहाल हो सके। ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। और देश की एक बड़ी आबादी, जहाँ से मैं चुन करके आता हूँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ बुनकर, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी इस सरकार में नहीं मिल पा रही हैं। जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई थीं, वो भी अध्यक्ष महोदय बंद कर दी हैं। आपके राज में न नौकरी की उम्मीद है न रोजगार, क्योंकि आपने छोटे कारोबारी तक को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वो अपना पेट भर सकता है, न किसी को नौकरी पर रख सकता है। जो कुछ पद निकलते भी हैं तो उन पर लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितनी खिलवाड़ इस सरकार ने की है। जहां सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, और सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां सबसे बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। और पिछले 10 साल में जो पेपर उन्होंने लीक कराए हैं
वो इसीलिए कराएं क्योंकि नौकरी ना देनी पड़े, और अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये जानबूझ करके सरकार नौकरी और आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। दूसरी एक क्लिप और हम आपको सुनाएंगे। समाजवादी पार्टी के अंबेडकर नगर से सांसद राजवीर वर्मा जी ने बहुत बड़ी बात बहुत मोदी जी को याद दिलाई 2014 की। मान्यवर, जिस तरह से आज 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो वादा किया था 2014 में, उस वादे पर पूरी तरह से ये सरकार फेल हुई है। वादा था महंगाई को समाप्त करने का, वादा था बेरोजगारी को समाप्त करने का, लेकिन इस सरकार ने दिया क्या है? मान्यवर, श्री प्रधानमंत्री जी की सरकार ने आम जनता के लिए महंगाई की गारंटी दिया, छात्रों के लिए पेपर लीक की गारंटी दिया, युवाओं के लिए बेरोजगारी की गारंटी दिया, यात्रियों के लिए हादसों की गारंटी दिया, किसानों के लिए कर्ज दार बनाने की गारंटी दिया, छोटे उद्योगों के लिए बर्बादी की गारंटी दिया, और साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात को आरक्षण मिला। बड़े संघर्षों के बाद मंडल आयोग के माध्यम से पिछड़ी जाति के लोगों को हिस्सेदारी मिली सरकारी नौकरियों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस आरक्षण पर डाका डालने का काम किया। विभिन्न वर्गों के आरक्षण का लाभ न मिलने पावे, इसलिए निजीकरण करने का काम किया, और जो नौकरियां बची भी हैं उस आरक्षण पर नॉट फाउंड सुटेबल की गारंटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दोस्तों, कैसा लगा आपको सदन की कार्रवाई? कुछ नेता और भी नेताओं के हम आपको पेश करते रहेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण चल रहे हैं, तो इस समय हमारे मुद्दे, जमीन के मुद्दे, गांव के मुद्दों, क्योंकि भारत देश 70% ग्रामीण प्रधान देश है, गांव में बसता है, किसान प्रधान देश है, बेरोजगारी वो चरम सीमा पे, और बहुजन समाज के साथ जो हमारा 90% बहुजन समाज है, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक आता है, महिलाएं आती हैं, इनका हित कौन करवाएगा, इनकी बात कौन रख रहा है? ये आप लोग समझदार समझें और कमेंट के माध्यम से अपना भी सुझाव लिखें कि किन किन नेताओं ने किन किन मुद्दों पर बात की और कौन से मुद्दे और उठने चाहिए। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली वीडियो में भी हम आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय भीम, जय संविधान।